गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं। तो उस सिद्धांत के संदर्भ में कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। तो वो आलोचनाएं जो हैं कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचनाएं वो इस प्रकार हैं कि जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कोहलबर्ग के इस सिद्धांत में पश्चिमी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है। मतलब वो पहले से ही जैसे देखो, एक तो हमारा भारतीय संस्कृति है, दूसरी पश्चिमी संस्कृति है। तो पश्चिमी संस्कृति का बेस्ट लेने की जगह हमने उसका वेस्ट ले लिया। ठीक उसी तरह लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, उन्होंने जो स्टडी करी वो पश्चिमी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने करी, और लेकिन अप्लाई उसको उन्होंने पूरे विश्व पर कर दिया। एडवर्ड्स स्नारी 1985 में कुछ ऐसे अध्ययन किए जिनमें कनाडा, इरेल, मैक्सिको, ताइवान के बच्चों एवं किशोरों में प्रथम 2 स्तर का नैतिक तर्कणा लगभग एक ही दर में होते पाया गया, परंतु तीसरे स्तर अर्थात उत्तर उन्नीगत स्तर को नैतिक तर्कणा सिर्फ शिक्षित मध्यवर्गीय वयस्कों में ही पाई गई, परंतु अपश्चिमी देशों के किशोरों एवं वयस्कों में तीसरे स्तर की नैतिक तर्कणा का अभाव पाया गया। इन संस्कृतियों में उच्चतम नैतिक मूल्यों में कुछ ऐसे नियमों पर बल डाला जाता है जो कोहलबर्ग के मॉडल में फिट भी नहीं बैठते हैं। जैसे इवासा ने यह बतलाया है कि कुछ नियम जैसे सभी तरह के पशु जिंदगी के लिए सम्मान, सामूहिक सामंजस्य तथा बड़ों के लिए सम्मान आदि कोहलबर्ग के मॉडल में फिट नहीं बैठते। दूसरा, कोहलबर्ग सिद्धांत की दूसरी आलोचना यह है कि इसमें लिंग पूर्वाग्रह भी है। जब कोहलबर्ग ने पहले विभिन्न तरह के नैतिक दुविधा का निर्माण किया तो उन्होंने इसकी जांच सिर्फ पुरुषों पर की। इन्होंने अपने सिद्धांत में न्याय पर अधिक बल डाला है। कैरोल गिल्गिन ने कहा है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में देखरेख संदर्भ की अनदेखी की है। इस संदर्भ के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके दूसरे व्यक्ति से अंतर संबंधिता की रूप में समझा जाता है तथा अंतर्वैयक्तिक संचार संबंध तथा दूसरों के लिए चिंता आदि पर भी बल डाला जाता है। तो महिलाओं पर भी उन्होंने जो कोहलबर्ग ने जो अध्ययन किया था उसकी भी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि महिलाओं में यह देखरेख संदर्भ ज़्यादा होता है। गिल्गिन का दावा है कि उच्च नैतिक मूल्यों में की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा दूसरों के कल्याण की जवाबदेही तथा देखरेख पर अधिक ध्यान देती हैं तथा इनको भी महत्व दिया जाता है। परंतु लिंग पूर्वाग्रह का समग्र सबूत स्पष्ट न होकर मिश्रित प्रतीत होता है। महिलाएं न्याय तर्कणा का उपयोग तब करती पाई जाती हैं जब परिस्थिति के लिए उपयुक्त होती हैं तथा पुरुष देख रेख तथा संबंधों पर आधुत तर्कणा का उपयोग तब करते हैं जब वे उचित होते हैं। इसके बावजूद जैसा कि गंप तथा उनके सहयोगियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गिल्गिन के विश्लेषण से फिर भी इस बात का समर्थन मिलता है कि उच्च स्तरीय नैतिक तर्कणा न्याय से विभिन्न मूल्यों पर भी आधारित होती है। कई विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत सचमुच में काफी सीमित है, क्योंकि सचमुच में नैतिकता कोई काल्पनिक दुविधा के बारे में मात्र सोचने में कहीं कोई बड़ी चीज होती है। सचमुच में नैतिक तर्कणा तथा नैतिक व्यवहार एक ही चीज ना होकर विभिन्न चीज है। नैतिक तर्कणा से हमेशा
नैतिक व्यवहार उत्पन्न ही होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जबकि कोहलबर्ग ने ऐसा ही होने का दावा किया। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें नैतिक तर्कणा उतनी अधिक मजबूत नहीं होती है, परंतु फिर भी वह उत्तम और नैतिक व्यवहार जो है प्रकट करते हैं। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत अन्य अवस्था सिद्धांतों के समान यह मानता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, वे नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमवार ढंग से पार कराए जाते हैं। अगर सचमुच में यही होता है तो यह आसानी से पूर्व कथन किया जा सकता है या प्रेडिक्शन की जा सकती है कि व्यक्ति की नैतिक तर्कणा विभिन्न तरह के नैतिक दुविधाओं के दौरान संगत होना चाहिए। संगत का मतलब क्या है? एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वह हर परिस्थिति में ईमानदार हो। अगर कोई व्यक्ति बेईमान है तो उसे हर परिस्थिति में बेईमान हो। ठीक, तो इससे उसकी पहचान बन जाती है। जैसे गांधी जी की पहचान सत्य और अहिंसा से है, और शिवाजी जी को हम कहते हैं वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। जब भी शिवाजी के नाम हमारे दिमाग में आता है तो हम वीरता का भाव हमारे मन में जागृत होने लगता है। महाराणा प्रताप का जब भी नाम आता है हमारे मन में उनका वीरता का भाव जागृत होने लगता है। तो यह हम कह सकते हैं कि इन लोगों में नैतिक तर्कणा है। ठीक, तो आगे हम बात करें, अर्थात उसे उस अवस्था में प्रतिबिंबित करना चाहिए जहां वे पहुंच सके। क्या सचमुच में संगतता पाई जाती है? शायद नहीं। इस उत्तर की संपुष्टि वार्क एवं क्रेवस के एक अध्ययन में भी हुई है। इन्होंने कोहलबर्ग द्वारा विकसित नैतिक दुविधाओं के कुछ काले छात्रों को दिया गया और उनके प्रति अनुक्रिया करने को कहा गया। साथ ही साथ वास्तविक जिंदगी की दो तरह की दुविधाओं के बारे में भी बतलाने के लिए कहा गया। एक तरह की वैसी दुविधाओं के बारे में बतलाने के लिए कहा गया जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं थे। इन वास्तविक जिंदगी की दुविधाओं के लिए छात्रों ने अपने नैतिक तर्कणा के बारे में, अर्थात उन बारे में बतलाने के लिए कहा। परिणाम में जो तथ्य पाए गए कोहलबर्ग के सिद्धांत के विपरीत थे। सचमुच में इन छात्रों द्वारा नैतिक दुविधाओं के विभिन्न प्रकार के दौरान नाम मात्र की संगतता पाई जाती है। सिर्फ 24% छात्रों ने ही 3 तरह की दुविधाओं के दौरान एक ग्लोबल अवस्था प्राप्तांक, अर्थात अवस्था 3 अथवा 4 को प्राप्त कर सके। करीब 85% व्यक्तियों ने जो निर्णय दिए वो 3 विभिन्न अवस्थाओं में फैले हुए थे। इसका स्पष्ट मतलब तब हुआ कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के ठीक विपरीत व्यक्तियों द्वारा संगतता के उचित स्तर को नहीं दिखलाया जाता है, जबकि नैतिक तर्कणा की विशिष्ट अवस्था का प्रतिबिंबन होने के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। तो स्पष्ट हुआ कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं। हालांकि यह सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है कि किशोरों तथा वयस्कों में जो है नैतिक विकास का एक क्रम है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत का अध्ययन करने के पश्चात हमने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचनाएं भी जान ली। इन आलोचनाओं के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी थ्योरी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। समय, परिस्थिति, क्षेत्र, अवस्था और पर्यावरण ये ऐसे कारक हैं जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं, उसके विकास को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ उसके जो है ऐसे मैंने आपको एक कक्षा में एक कहानी भी सुनाई थी कि एक चिड़िया के 2 बच्चे थे और जो है एक रात आंधी आती है तो एक चिड़िया का बच्चा उड़कर डाकुओं की टोली में चला जाता है और दूसरा बच्चा उड़कर जो है वो साधुओं की टोली में चला जाता है। तो उसी नगर का राजा जब शिकार खेलने जाता है तो शिकार करते करते वह जंगल के बहुत अंदर चला जाता है तो रास्ता भूल जाता है। तो जो है जब चलते चलते उसके सामने 2 मार्ग आते हैं। तो पहले मार्ग पर जब वो जाता है तो वो एक पक्षी देखा कि एक जो है बहुत सुंदर पक्षी डाल पर बैठा हुआ है
और वह पक्षी ने जब उस राजा को देखा तो वो चिल्लाते हुए बोला डाकुओं से, पकड़ लो, ये जाने ना पाए, इसे लूट लेना है, आज लूट लेना है। तो राजा डर गया और डर के मारे जो है वो उस रास्ते से वापस लौट आया। फिर वो दूसरे रास्ते की तरफ गया, फिर वैसा ही दूसरा पक्षी बैठा हुआ था। तो राजा जो है राजा ने सुना जो वो पक्षी कह रहा है कि आइए श्रीमान, आप थक गए होंगे, घर यहाँ पर थोड़ा आराम कर लीजिए। तो राजा ने देखा कि दोनों पक्षी सेम एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों के व्यवहारों में अंतर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक माँ से ही अगर दो संतानें होंगी तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही व्यवहार के हों, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता भी अपने आप में मायने रखती है। तो इस कहानी से हमें यह आशय हमें मिला है कि कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत के अनुसार कि जब व्यक्ति की जो नैतिक तर्कणा है वो हर परिस्थिति में एक जैसी रहनी चाहिए। अगर वो बदल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें असंगतता का भाव है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। थैंक यू क्लास।